हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई पॉलिटिकल साइंस के लिए क्लास 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। इस बुक में कुल 20 चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इसमें बीपीएससी टीआरई, DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी, ईएमआरएस इन सभी एग्ज़ाम्स में पॉलिटिकल साइंस के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सभी दिए हुए हैं। इस बुक में उन सभी एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसमें एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इसके ऊपर के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न संघवाद एवं शासन प्रणाली से संबंधित है। पहला प्रश्न है, विकेंद्रीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित वक्तव्यों में से सही विकल्प का चयन करें। कथन 1 है, इसमें केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है। कथन 2 है, विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच यह है कि अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय या राज्य स्तर पर ही हो जाता है, लेकिन केंद्र सरकार का नियंत्रण बना रहे, इसीलिए ऐसा किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कथन 1 सही है, परंतु कथन 2 गलत है। जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है। विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच यह है कि अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है। लोगों को अपने इलाके की समस्याओं का बेहतर समझ होती है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसले में सीधे भागीदार बनाना भी संभव हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति शासन प्रणाली का उदाहरण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मैक्सिको। राष्ट्रपति शासन प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें राष्ट्रपति को सर्वोच्च कार्यकारी अधिकार मिलते हैं और वह अपने मंत्रिमंडल का नेतृत्व करता है। इस प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका को संवैधानिक रूप से पृथक कर दिया जाता है, जिससे कि कोई भी प्रतिबंधक सहयोग नहीं होता है। इस प्रणाली का प्रयोग कुछ देशों जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, मैक्सिको, श्रीलंका, रूस आदि में किया जाता है। अगला प्रश्न है, पावर शेयरिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। सत्ता शेयरिंग के बारे में सभी कथन सत्य दिए हुए हैं। सत्ता सरकार के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। इसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहेंगे, क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। सत्ता विभिन्न स्तरों पर सरकारों के बीच साझा की जाती है, जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो, फिर प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार रहे। सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों, मसलन भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच भी हो सकता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। अगला प्रश्न है, संघीय व्यवस्था में आवश्यक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। संघीय व्यवस्था के लक्षण है संविधान की सर्वोच्चता, लिखित संविधान, संविधान संशोधन की कठोर एवं लचीली प्रक्रिया होगी। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। ए, बी और सी तीनों ही सही दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था को ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था का सर्वोच्च प्राधिकार माना जाता है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी संसद। संसद ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था का सर्वोच्च प्राधिकरण माना जाता है। ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है। ब्रिटिश संसद के बारे में एक महत्वपूर्ण कथन है कि वह पुरुषों को स्त्री व स्त्री को पुरुष बनाने के अलावा सब कुछ कर सकती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय लोकतंत्र की एक बुनियादी विशेषता नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शक्ति का पृथक्करण। शक्ति का पृथक्करण अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया जाता है। परिणाम स्वरूप लोकतंत्र के तीनों स्तंभों में एक दूसरे का किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं होता है। अगला प्रश्न है, संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत का अनुसरण निम्न में से किस देश में किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ब्रिटेन। संसदीय संप्रभुता की धारणा ब्रिटिश संसद से जुड़ी है, जबकि न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा है। ब्रिटेन संसदीय सर्वोच्चता की अवधारणा का पालन करता है। उसकी विधायी संस्था राष्ट्र पर पूर्ण संप्रभुता का प्रयोग करती है, जबकि भारत संवैधानिक संप्रभुता की प्रणाली का पालन करता है, जिसमें संविधान संसद से भी ऊपर है। संसदीय सर्वोच्चता से आशय यह है कि सरकार के संसदीय निकाय को सरकार की अन्य शाखा द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। संसद को कानून और विधान बनाने का पूर्ण अधिकार है। न्यायालय किसी भी कानून को अवैध घोषित नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, संसदीय सर्वोच्चता निम्नलिखित में से किसकी राजनीतिक व्यवस्था की एक निश्चित विशेषता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यूके। यूनाइटेड किंगडम की राजनीतिक व्यवस्था में संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत लागू है, जिसके अनुसार संसद को कोई भी कानून बनाने, संशोधित करने या निरस्त करने का अंतिम अधिकार है। दूसरे शब्दों में संसद सरकार का कार्यकारी और न्यायिक शाखाओं से श्रेष्ठ है। अगला प्रश्न है, समसामयिक काल में किस देश को लोकतंत्र की जननी माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अमेरिका को। अमेरिका की लोकतांत्रिक व्यवस्था तथा संविधान आधुनिक लोकतंत्र के लिए दुनिया की पहली औपचारिक रूपरेखा है। यह एक निर्वाचित सरकार की व्यवस्था करता है तथा नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा करता है। 19वीं शताब्दी के आरंभ में श्वेत लोगों को मताधिकार करने के साथ ही अमेरिका ने विश्व का प्रथम लोकतंत्र होने की उपाधि प्राप्त की। अगला प्रश्न है, सामुदायिक सरकार निम्नलिखित में से किस देश में सत्ता में साझेदारी का एक प्रकार है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बेल्जियम। सामुदायिक सरकार बेल्जियम में सत्ता में साझेदारी का एक प्रकार है। शक्ति को विभिन्न समूहों के बीच भी साझा किया जा सकता है, जो विभिन्न धार्मिक और भाषाई समूहों की तरह सामाजिक रूप से भिन्न होते हैं। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस प्रकार की सत्ता साझेदारी का एक अच्छा उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में शीर्ष स्तर पर सत्ता में साझेदारी की सबसे सबल शक्ति व्यवस्था विद्यमान है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कनाडा। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए एक आवश्यक के रूप में देखी गई है। कनाडा की संघीय प्रणाली के तहत सरकार की शक्तियों को संघीय स्तर और 10 प्रांतीय सरकारों के बीच विभाजित किया गया है। कनाडा की शासन प्रणाली ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर प्रणाली पर आधारित है तथा यूके के सम्राट चार्ल्स तृतीय कनाडा के राष्ट्र प्रमुख हैं। यहाँ की संघीय संसद सम्राट एवं दोनों सदनों से मिलकर बनी है, जो विधायी एवं कार्यकारी शक्तियों का स्रोत है। इस परंपरा में सरकार के मंत्री संसद के प्रति जिम्मेदार एवं जवाबदेह हैं तथा उनके कार्यों के लिए संघीय, प्रांतीय एवं स्थानीय स्तर की सरकारें हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में सत्ता की साझेदारी की प्रथा नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया पर दुनिया की सबसे लंबे समय तक चलने वाली वंशवादी तानाशाही में एक का शासन है। किम परिवार की 3 पीढ़ियों ने भारी दमन और संरक्षण की एक प्रणाली का उपयोग करते हुए अभिजात वर्ग एवं सेना के समर्थन से पूर्ण अधिकार के साथ शासन किया है। वर्तमान में सभी अधिकार सर्वोच्च नेता
किम जोंग उन के पास है। उत्तर कोरिया में मुख्य नीति निर्धारण वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया की केंद्रीय समिति और 3 अधीनस्थ संस्थानों के पास होता है। पोलित ब्यूरो, नियंत्रण आयोग और कार्यकारी नीति ब्यूरो, जो निगरानी को भी नियंत्रित करता है और पार्टी, कैबिनेट और सेना में शीर्ष कर्मियों की नियुक्ति करता है। केंद्रीय समिति का निर्माण विज्ञान से लेकर कृषि तक लगभग 20 विभागों से होता है। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें और दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। कथन 1 है, नेपाल अतीत में एक हिंदू राज्य था और आधुनिक काल में कई सालों तक यहाँ संवैधानिक राजतंत्र रहा। कथन 2 है, सन 2006 में नेपाल में देशव्यापी लोकतंत्र समर्थन प्रदर्शन हुए, जिसके बाद राजा को वापस लाया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। कथन 1 सही है परंतु कथन 2 गलत है। नेपाल अतीत में एक हिंदू राज्य था, फिर आधुनिक काल के कई सालों तक यहाँ संवैधानिक राजतंत्र रहा। अप्रैल 2006 में यहाँ देशव्यापी लोकतंत्र समर्थन प्रदर्शन हुए। संघर्षरत लोकतंत्र समर्थन शक्तियों ने अपनी पहली बड़ी जीत हासिल की जब राजा ज्ञानेंद्र ने बाध्य होकर संसद को बहाल किया। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत के संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। राष्ट्रभाषा किसी देश को एक करने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। यदि राष्ट्रभाषा और राजभाषा के अंतर की बात की जाए तो इनमें 2 प्रमुख अंतर है। एक अंतर इन्हें बोलने वालों की संख्या से है और दूसरा अंतर इनके प्रयोग का है। राष्ट्रभाषा जहां जनसाधारण की भाषा होती है और लोग इससे भावात्मक और सांस्कृतिक रूप से जुड़े होते हैं, तो वही राजभाषा का सीमित प्रयोग होता है। 1965 में हिंदी को एकमात्र राजभाषा बनाया गया। प्रारंभ में अंग्रेजी को भी 15 वर्षों के लिए राजभाषा बनाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के अतिरिक्त संसार में हर जगह तानाशाही के स्थान पर लोकतंत्र को पसंद किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इन विकल्पों में से प्रत्येक देश आधिकारिक रूप से एक लोकतंत्र है। हालांकि श्रीलंका पाकिस्तान का लोकतंत्र एक बुरे दौर से गुजर रहा है, फिर भी इन्हें उत्तर कोरिया और कजाकिस्तान जैसे तानाशाही देशों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा होगी। प्रारूप समिति द्वारा निम्न में से किस तिथि को निर्धारित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 14 सितंबर 1949 को। हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 के दिन मिला था। तब से हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजभाषा वह होती है जो देश के कार्यालयों व राजकाज में प्रयोग की जाती है। संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में संसदीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। संसदीय लोकतंत्र एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली है जिसमें विधायी और कार्यकारी शक्तियों का नियंत्रण एक प्रतिनिधि निकाय के पास होता है। इस निकाय का गठन चुनावों के माध्यम से होता है। चुनावों में देश की वयस्क जनता से स्वतंत्र एवं समान तरीके से भाग लेने की उम्मीद की जाती है। इस प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति या सम्राट की भूमिका मुख्य तौर पर औपचारिक होती है तथा प्रधानमंत्री कैबिनेट के साथ मिलकर प्रभावी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। ब्रिटेन, इटली तथा बेल्जियम में संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था विद्यमान है। अगला प्रश्न है, सरकार के विभिन्न अंगों में शक्तियों की साझेदारी को कहा जाता है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शक्तियों का पृथक्करण। शक्तियों के पृथक्करण के लिए राज्य के भिन्न उत्तरदायित्व वाली कई शाखाओं में विभाजित किया गया है। प्रत्येक शाखा को अलग अलग और स्वतंत्र शक्तियां प्रदान की जाती है। प्रायः यह विभाजन कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के रूप में किया जाता है। शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत फ्रेंच दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। अमेरिका का संविधान पहला ऐसा संविधान था जिसने यह सिद्धांत अपनाया था। अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची का उल्लेख है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 7वीं अनुसूची में। समवर्ती सूची का उल्लेख 7वीं अनुसूची में है। समवर्ती सूची में स्टाम्प ड्यूटी, ड्रग्स एवं जहर, बिजली, समाचार पत्र, आपराधिक कानून, श्रम कल्याण जैसे 52 विषय शामिल हैं और संसद तथा राज्य विधानसभा दोनों इस सूची में शामिल विषयों पर कानून बना सकते हैं, परंतु किसी विषय पर संघ और राज्य के कानून के बीच टकराव की स्थिति में संघ के कानून को सर्वोपरि माना जाएगा। अगला प्रश्न है, संघ सूची के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची का उल्लेख है। इसमें मूलतः 97 विषय थे, अब इसमें 100 विषय हैं। भारतीय संविधान की संघ सूची के तहत उल्लिखित विषयों पर कानून बनाने की विशेष शक्ति केंद्र के पास है। संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। अगला प्रश्न है, संघीय सूची के अंतर्गत शामिल है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। वर्तमान में संघीय सूची के अंतर्गत 100 विषय शामिल हैं। कुछ महत्वपूर्ण विषय इस प्रकार हैं: रक्षा प्रतिरक्षा, परमाणविक ऊर्जा, विदेश मामले, युद्ध और शांति, बैंकिंग, रेलवे, डाक और तार, वायु सेवा, बंदरगाह, विदेश व्यापार, मुद्रा। इन विषयों पर सिर्फ केंद्रीय विधायिका ही कानून बना सकती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संघवाद सरकार की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें शक्ति का विभाजन केंद्रीय सत्ता के विभिन्न घटक इकाइयों के बीच होता है। संघवाद सरकार की ऐसी प्रणाली है जिसमें शक्ति का विभाजन केंद्रीय सत्ता व विभिन्न घटक इकाइयों के बीच होता है। भारत के संविधान में 2 तरह की सरकारों की बात मानी गई है। एक संपूर्ण राष्ट्र के लिए जिसे संघीय सरकार या केंद्रीय सरकार कहते हैं, और दूसरी प्रत्येक प्रांतीय इकाई या राज्य के लिए जिसे राज्य सरकार कहते हैं। ये दोनों ही संवैधानिक सरकारें हैं और इनके स्पष्ट कार्यक्षेत्र हैं। जनहितवाद के मामले में प्रभावित व्यक्ति उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों जगह जा सकता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। अगला प्रश्न है, संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन में संघ अधिक शक्तिशाली है क्योंकि? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। संघ और राज्यों में विधायी शक्तियों का विभाजन 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार से किया गया है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची और समवर्ती सूची अवशिष्ट शक्तियां, इस पर कानून संघ ही बनाता है। इसके पास अधिक संख्या में शक्तियां हैं और इसके पास महत्वपूर्ण शक्तियां भी हैं। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है। अगला प्रश्न है, संघवाद में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकार होती है। संघवाद में सरकार 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली होती है। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भाषाएं भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक।
उड़िया, सिंधी, बोडो और डोंगरी, नेपाली और संथाली ये सभी भाषाएं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित है। वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं शामिल हैं। 21वां संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 71वां संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली शामिल किया गया। 92 संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाएं मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत का कौन सा राज्य अपनी अनोखी सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण विशेष स्तर को धारण करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। संविधान के भाग 21 में अनुच्छेद 371 से 371 क्लोज 6 तक 12 राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधान किए गए हैं। इन राज्यों में असम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश भी शामिल हैं। अनुच्छेद 371 ए नागालैंड राज्य के लिए विशेष प्रावधान से संबंधित है। अनुच्छेद 371 बी असम राज्य के लिए विशेष प्रावधान से संबंधित है और अनुच्छेद 371 एच अरुणाचल प्रदेश राज्य के लिए विशेष प्रावधान से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संघ में दूसरे सदन का राज्यों से समान प्रतिनिधित्व है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यूएसए। यूएसए के संघ में दूसरे सदन का राज्यों से समान प्रतिनिधित्व है। यूएसए सीनेट में प्रत्येक राज्यों के लिए 2 सीटें निर्धारित की गई हैं। अगला प्रश्न है, भारत में भाषाई प्रभाग 1956 के अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 14 और 6। भाषा के आधार पर गठित आयोग की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1956 में पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा भाषाई आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में क्षेत्रीय परिषदें निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत प्रदान की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 15 से 22 के तहत वर्ष 1957 में 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई थी। केंद्रीय गृह मंत्री इन 5 क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष हैं, जबकि संबंधित क्षेत्रीय परिषद में शामिल राज्यों के मुख्यमंत्री तथा संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक उपराज्यपाल इसके सदस्य हैं। क्षेत्रीय परिषदों में शामिल मुख्यमंत्री बारी बारी से 1 वर्ष के लिए उपाध्यक्ष बनते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में वाक्यांश राज्यों का संघ निम्न में से किसे स्पष्ट करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। भारतीय संघ कनाडाई संघ की तरह है। भारतीय संघ किसी समझौते का परिणाम नहीं है। राज्यों को संघ के विच्छेद होने का अधिकार प्राप्त नहीं है। भारतीय संघ के बारे में कहा जाता है कि यह विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।